जानेंगे कि अयस्क जो हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि उच्च क्रियाशील, मध्य क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। तो जो हमें उच्च क्रियाशील वाले अयस्क होते हैं उनसे हम धातु कैसे प्राप्त करते हैं, फिर मध्य क्रियाशील वाले से कैसे प्राप्त करते हैं और निम्न क्रियाशील वाले से कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि उच्च क्रियाशील से कैसे प्राप्त करेंगे। जब उच्च क्रियाशील रहता है ना तो उसको क्या करते हैं ना, ये गलित फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसको गलित फॉर्म में करके, ठीक है, गलित धातु के इसमें जो धातु रहता है ना गलित रूप में रहता है। ठीक है, तो इसमें हम विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन करते हैं ना तो जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध धातु, वो अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। अलग हो जाने के बाद हम उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो कोई पूछे कि उच्च अभिक्रियाशील अयस्कों से धातु कैसे प्राप्त करते हैं, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसमें जो धातु रहता है गलित फॉर्म से प्राप्त होता है, और जब हम विद्युत का अपघटन करते हैं ना तो शुद्ध पदार्थ अलग हो जाता है, यानी जो धातु रहता है वो अलग हो जाता है, उसका हम परिष्करण कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मध्य क्रियाशील। मध्य क्रियाशील का मतलब हुआ ना कि जो उसका अभिक्रियाशील है, जो अभिक्रिया करने की क्षमता है वो मध्य है, ज़्यादा तेज भी नहीं है और ज़्यादा निम्न भी नहीं है, वो मध्य है। तो इसमें देखिए पहले क्या होता है, सल्फाइड अयस्क में होते हैं। ठीक है, सल्फाइड अयस्क जैसे HgS, ZnS, इस सल्फाइड अयस्क में होते हैं। इसमें सिनवार वायु माने कुछ वायु का ऐसा मात्रा जो मतलब इसी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसमें दूसरे में यूज नहीं हो सकते हैं। उससे हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। ठीक है, हम इससे पहले भर्जन बता दिया था, तो जो नहीं भर्जन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इसके पीछे वाले वीडियो में समझ लिए कि भर्जन क्या होता है। तो ठीक है, सिनवार वायु से भर्जन करते हैं। उसके बाद से जैसे हम भर्जन करते हैं तो धातु के ऑक्साइड में प्राप्त होता है, धातु के ऑक्साइड में प्राप्त हो जाता है, और धातु के ऑक्साइड में प्राप्त होते ही धातु का अपचयन हो जाता है, आज जिससे हमें धातु का मतलब धातु प्राप्त हो जाता है, उसका हम शुद्धिकरण कर लेते हैं, उसके बाद धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कोई कहेगा कि मध्य क्रियाशील में धातु से कैसे, मतलब मध्य क्रियाशील जो होते हैं अयस्क, उससे हमें धातु कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, मध्य क्रियाशील अयस्क होते हैं उनसे हम धातु कैसे, तो आप बोलिएगा सल्फाइड अयस्क जिससे सिनवार वायु में, उसका हम भर्जन करते हैं। ठीक है, अब भर्जन करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, और धातु के ऑक्साइड से अपचयन होता है और धातु का शोधन करते हैं, हमें धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला है कार्बोनेट अयस्क, यानी कार्बोनेट जो होता है ना, इसका हम कैसे इससे धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, सीमित वायु की, यानी वायु की निम्न मात्रा, यानी कि उस जितना जरूरी है उतना ही देना। ठीक है, ज़्यादा नहीं देना, उससे हम निस्तापन कराते हैं। निस्तापन इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, तो जिसको निस्तापन समझ में नहीं आ रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखेगा धातु अधातु का। ठीक है, निस्तापन होता है, सेम वही प्रोसेस होता है, धातु एक ऑक्साइड में बदलेगा, धातु का अपचयन होगा, फिर धातु का शोधन यानी धातु प्राप्त हो जाएगा, उसका परिष्करण करेंगे। अगला होता है निम्न अभिक्रियाशील, यानी निम्न अभिक्रियाशील या क्रियाशील। तो इसमें भी सल्फाइड अयस्क के रूप में रहते हैं, तो इनका भर्जन करते हैं, उसके बाद धातु का ऑक्साइड, धातु प्राप्त हो जाता है और परिष्करण हो जाता है। ये निम्न है इसलिए भर्जन के बाद डायरेक्ट हमें धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप बताइएगा अगर क्वेश्चन करे कि किस प्रकार के अयस्क में हमें धातु जल्दी प्राप्त हो जाता है, तो निम्न क्रियाशील अयस्क में, समझिए ना। देखिए केवल सल्फाइड अयस्क को भर्जन तो रिया, भर्जन से धातु, लेकिन इसमें देखिए कितना प्रोसेस कर रहे हैं, पहले धातु ऑक्साइड में धातु अपचयन, फिर धातु का शोधन होगा। इसमें देखिए फिर धातु को शुद्ध रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऐसे हैं जो आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगला है, अब देखिए धातु हम तो प्राप्त कर लिए। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हम धान कुटवाते हैं तो हमें चावल तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन चावल में भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, जिससे उसके भात बनाने वक्त उसको सफाई किया जाता है। ठीक है, वैसे ही हमें धातु तो प्राप्त हो जा रहा है, धातु तो प्राप्त हो जाए, लेकिन सबका अलग अलग प्रोसेस है, क्या करना, परिष्करण करना। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज कौन होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, अपद्रव्यों को हटाने के लिए हम ज़्यादातर विद्युत अपघटनीय विधि का प्रयोग करते हैं। विद्युत अपघटनीय का मतलब उसमें